हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में। आज का ये वीडियो जो है हमारे पॉलिटी लेक्चर सीरीज़ का पहला लेक्चर होने वाला है और इसमें हम संविधान के बारे में समझेंगे, इसके अर्थ के बारे में समझेंगे, इसकी परिभाषा जानेंगे और इसके प्रकारों के बारे में समझेंगे कि कितने प्रकार से संविधान हो सकता है। वहीं अगर हम पिछले वाले वीडियो की बात करें, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने जो है वो इसका एक बेसिक ओवरव्यू दिया था कि हम किस तरीके से ये लेक्चर सीरीज जो है आगे बढ़ाएंगे और हमने उसमें बेसिकली सिलेबस पे चर्चा करी थी। सिलेबस के बारे में समझा था, उसका अप्रोच समझी थी कि हम किस तरीके से अप्रोच रखेंगे। फिर हमने उसके रिसोर्सेज के बारे में बात करी थी कि हम क्या सोर्स रखने वाले हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक बार जाके देख लें, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये जो लेक्चर जो है वो किस तरीके से चलेगा और क्या हम इसमें पढ़ेंगे और क्या हमारी इसमें अप्रोच रहने वाली है। तो बात करते हैं इस वीडियो की। तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान का अर्थ क्या है। अब संविधान हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन संविधान को परिभाषित किस तरीके से किया जाए, अगर उसकी परिभाषा नहीं पता है तो हम संविधान को फिर ढंग से नहीं समझ पाएंगे ना, कि एक्चुअली में संविधान का रोल क्या है हमारे सोसाइटी में या हमारे गवर्नमेंट के पास या हमारे एक डेवलपमेंट में, हमारे नैतिक विकास में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल आ रहा है। तो इसमें हम मीनिंग के द्वारा हम समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है और इसमें कैसे इसकी परिभाषा दी गई है। फिर हम इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि और समझेंगे कि इसका इतिहास क्या है, ये कहाँ से निकल के आ रहा है और इसका नामकरण कैसे हो रहा है, कि कहाँ पे इसको पहली बार यूज़ किया और किस वे में इसको यूज़ किया जा रहा है। फिर आगे हम इसके ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट के बारे में समझेंगे कि क्या एक निश्चित दायरा होता है संविधान का, या फिर और भी कुछ डायमेंशंस हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसको हम देखें कि एक बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्रोस्पेक्ट हमारा निकल के आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि क्या और तरीके से हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं कि नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें इसको संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, कि क्या ये ज़रूरी है कि किसी भी देश को अगर चलाना है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, या अगर नहीं चाहिए तो फिर क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी देश के लिए संविधान। तो इसमें हम उसके नीड के बारे में समझेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ों पे बात की गई है। फिर हम इसके टाइप्स के बारे में समझेंगे कि कितने प्रकार से संविधान हो सकता है, कि कितने प्रकार से हम संविधान को विभाजित कर सकते हैं। तो एक एक करके इसमें डिटेल में समझेंगे कि कितने प्रकार का संविधान होता है और उसकी क्या परिभाषा दे सकते हैं हम लोग। फिर इसके आगे हम भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि भारतीय संविधान जो है पूरा तो हम डिटेल में नहीं करेंगे, बट हाँ ये है कि पूरा तो हम तब करेंगे जब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे चीज़ें, कि धीरे धीरे क्या होगा कि लेक्चर सब जाके आगे बढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के, भारतीय संविधान के एक एक पहलू पर चर्चा करेंगे, उसके फीचर्स के बारे में समझेंगे और आगे जो भी टॉपिक्स हैं प्रीएम्बल समझेंगे, या जो भी इसके बेसिक जो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं हम सब पे एक एक करके बात करेंगे। तो इससे क्या होगा कि उस टाइम पे हमारा एक पूरा ब्रीफ हमको एक आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हम थोड़ा बेसिक नेचर समझ लेंगे, कि जो हम ऊपर टाइप्स पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि भारतीय संविधान को हम किस टाइप में रखें, कि हमारा भारतीय संविधान किस प्रकार का कहा जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन उसके बारे में समझेंगे कि भारतीय संविधान को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। फिर आगे कंक्लूजन देखेंगे कि जो हमने पढ़ा है तो उससे हमको क्या समझ में आ रहा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो यहाँ पे क्या है, संविधान जो है किसी भी देश के लिए एक रूल बुक है। अब वो रूल बुक जो है वो ऐसे फंडामेंटल रूल्स होते हैं जो कि सरकार को चलाने के लिए निर्देश देते हैं कि किस तरीके से किसी देश का संचालन जो है चले होगा। अब ये रूल बुक क्यों है, क्यों इतने ज़रूरी है रूल। देखो अब जैसे घर में भी हम हैं तो घर में भी हमारे कुछ काम डिफाइन होते हैं, कि बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं या खाना खा रहे हैं, लेकिन बड़े जो हैं वो जिम्मेदारी वाला काम संभालते हैं। वहीं पे अगर देखें कि कहाँ पे, जहाँ पे अगर आपके परिवार में जो कमाने वाला है, जो नौकरी कर रहा है वो बाहर जा रहा है, बट जो नहीं कमा रहा है या फिर जो नौकरी नहीं कर रहा है तो वो घर को संभाल रहा है, कि घर की व्यवस्था देख रहा है, घर के काम काज कर रहा है। तो एक यहाँ पे रूल डिफाइंड हो गया कि जो बाहर वाला काम है, वो नौकरी करने वाला काम है वो बाहर जाके कर रहा है, और जो घर में रह रहा है तो वो अपना अलग काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि सबका एक काम डिसाइड हो जा रहा है कि कौन क्या काम करने वाला है। वहीं अगर देखें, अगर हम स्कूल में थे तो स्कूल में भी क्या होता था कि समय डिसाइड था वहाँ पे आने का, यूनिफॉर्म वहाँ पे होती थी, जो लेक्चर वहाँ पे लगते थे या फिर जो पढ़ाया जाता था वो घंटे डिसाइड होते थे कि इस घंटे हमको हिंदी पढ़नी है, इस घंटे हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। अब अगर यही ना हो तो भाई कोई भी कभी भी आ रहा है, कोई भी लेक्चर कभी भी लग रहा है, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं कि ये क्या है, कि समझ ही नहीं आ रहा ना कि अब क्या पढ़ेंगे। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में अगर चीज़ें चलानी है तो उसके लिए रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर रूल्स रहेंगे तो कोई अव्यवस्था समाज में नहीं फैलेगी। तो इसलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें एक बेसिक रूल प्रोवाइड कराता है कि किस तरीके से शासन चलाना है और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं शासन को चलाने के लिए।
अब ये रूल किसके लिए प्रोवाइड करा रहा है, तो ये रूल है क्या, तो देखो गवर्नमेंट जो है वो 3 उसके पार्ट हो जाएंगे। पहला पार्ट हो जाएगा उसका कि लेजिस्लेचर, फिर दूसरा पार्ट हो जाएगा एग्जीक्यूटिव, और तीसरा पार्ट हो जाएगा जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर जिसको विधायिका जो कानून बना रहा है, एग्जीक्यूटिव होगी कार्यपालिका जो कि कानूनों को लागू कर रहा है, और तीसरा हो गया जुडिशरी जो कि न्याय का काम संभाल रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि तीनों के काम डिसाइड हैं कि आप कानून बनाइए, आप लागू करिए, आप न्याय देखिए। अब यहाँ पे क्या है, अगर रूल्स नहीं बने होंगे तो लेजिस्लेचर जो है एग्जीक्यूटिव के काम में दखलंदाजी देगा, एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी के काम में दखलंदाजी देगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाएगी जो सही तरीके से काम कर पाए, जिससे कि नागरिक भी परेशान होंगे, उनके नैतिक विकास पे भी चोट पहुँचेगी। तो एक सही वे में काम करने के लिए कि जुडिशरी का काम अलग, एग्जीक्यूटिव का काम अलग और लेजिस्लेचर का काम अलग डिफाइन होना चाहिए, जिससे कि देश का शासन सही तरीके से चल पाए। तो इस तरीके के रूल्स भी जो हैं वो कानून में जो संविधान जो है प्रोवाइड कराता है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात देखें तो देश जो है नागरिक से बन रहा है। अब नागरिकों को भी कुछ अधिकार मिलने चाहिए, जिससे कि सरकार को हमको कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर दी। तो कल को मान लो कुछ ऐसे कानून बन सकते हैं जिससे कि नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो सकता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता हनन होगा तो फिर शासन जो करने वाले जो लोग हैं, जो सरकार चला रहे हैं, वो निरंकुश हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए क्या उपाय है, तो इससे बचने के लिए भी कुछ उपाय दिए गए। तो हमारे संविधान में जो देखा जाए तो हमको कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं। तो ये मूल अधिकार बेसिकली 6 हैं। अब इसकी आगे हम बात करेंगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर ही है, तब हम इसको समझ पाएंगे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि मूल अधिकार जब मिल जाएंगे तो नागरिक जो हैं वो कुछ उनका जब उनको लगेगा कि मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे क्षति पहुँच रही है या कुछ आघात हो रहा है, तो वो इसका इस्तेमाल राज्य के विरुद्ध कर सकते हैं। आर्टिकल 32 में यही दिया हुआ है कि अगर उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ह्रास हो रहा है या हनन हो रहा है तो वो इसके द्वारा न्यायपालिका के तरफ जा सकते हैं और सरकार के विरुद्ध अपना अपील कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखा कि यहाँ पे नागरिकों को भी कुछ अधिकार मिल गए कि किस तरीके से नैतिक विकास होना है देश का। फिर वहीं अगर देखें कि क्या अगर हमने ये नागरिकों को अधिकार दे दिए तो ये भी तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि नागरिक भी जो हैं वो एब्सोल्यूट हो सकते हैं। क्या आप पता वो कल को ऐसे अराजकता वाला माहौल या फिर कुछ आंतरिक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाए जिससे कि सरकार चलाना बहुत मुश्किल पड़ जाए या देश में कुछ आंतरिक खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसके लिए भी कुछ प्रोविजंस यहाँ पे गवर्नमेंट संविधान में दिए हुए हैं। तो वो ये बात कर रहा है कि जैसे मान लो कि अब नॉर्मल सिचुएशंस में तो नहीं, जैसे नॉर्मल कंडीशन चल रही है तो वहाँ तो सबको अपने अपने अधिकार मिले हुए हैं। बट क्या होता है कि जैसे कुछ आपातकालीन स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि कोई आंतरिक विद्रोह हो गया या कहीं सरकार सांविधिक तंत्र जो है, संवैधानिक तंत्र विफल हो जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। तो इसमें क्या है कि कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस भी संविधान में दिए गए हैं जिससे कि नागरिकों को भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लग जाएं और एक ऐसा माहौल उत्पन्न हो सरकार देश में जिससे कि एक अराजकता वाला माहौल ना हो, सौहार्दपूर्ण माहौल बने और दोनों ही फंक्शनिंग जो हैं, जो गवर्नमेंट काम कर रही है और जो नागरिक जो स्वतंत्र हैं वो भी सही से चल पाए। तो यहाँ पे बेसिकली उनके बीच कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करी गई है कि स्टेट कैसे और इंडिविजुअल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप बनेगा और किस तरीके से दोनों एक दूसरे के को डिपेंडेंट रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि एक ही कोई पावर एब्सोल्यूट हो जाएगी और दूसरी कोई पावर जो है कतई गिर जाएगी। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, तो बेसिक मीनिंग यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की यही है कि एक बेसिक रूल बुक है जो कि फंडामेंटल रूल्स प्रोवाइड कराती है किस तरीके से किसी देश का शासन चलना चाहिए। तो आगे बात करते हैं। आगे हम देखते हैं कि हिस्ट्री और एटिमोलॉजी जो नामकरण है इसका वो कहाँ से निकल के आ रहा है। तो संविधान शब्द जो है पढ़ तो हम रहे हैं कि संविधान ही होता है, बट इसका इतिहास क्या है। तो सबसे पहले जो है ग्रीक लॉर्ड्स जो थे उनके लिए अरिस्टोटल ने अपनी राइटिंग्स में कई तरीके से इसको इस्तेमाल किया है। जो वहाँ के जो ग्रीक लॉर्ड्स थे या फिर ग्रीक किंग्स थे वो जो फरमान निकालते थे या जो भी रूल पारित करते थे, जो आदेश निकालते थे जनता के लिए, उसको जो अरिस्टोटल ने संविधान का दर्जा दिया है कि ये बेसिक रूल बुक हो गई। यहाँ पे जो राजा ने रूल्स दिए हैं उसको हम संविधान कह रहे हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि ये शब्द कहाँ से रहा है। ये तो इतिहास हो गया कि इसको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा देने के लिए अरस्तू ने जो है वो ग्रीक में वहाँ के जो लॉर्ड्स जो कानून बना रहे थे उनको एक संविधान का दर्जा दिया गया है। बट ये शब्द निकल कहाँ से आ रहा है, तो ये शब्द जो है लैटिन भाषा से निकल के आ रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूटियो जो शब्द है इसका एक
रूपांतरण है जिसको प्रचलन में लाने का जो श्रेय है वो फ्रांस को जा रहा है। अब फ्रांस ने इसको किस तरीके से यूज़ किया, तो फ्रांस ने भी इसको इम्पीरियल इनेक्टमेंट्स के रूप में यूज़ किया, रेगुलेशंस के रूप में यूज़ किया, ऑर्डर्स के रूप में यूज़ किया। फिर हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे सोसाइटी में और चेंजेस आ रहे हैं। तो जब पुनर्जागरण काल नहीं आया था, रेनेसा नहीं आया था, तो उससे पहले क्या था, यूरोप में जो पॉलिटिकल जो अथॉरिटी थी वो बेसिकली वहाँ पे सबसे पावरफुल चर्च हुआ करती थी। अब वो चर्च जो है वो पोप चला रहे थे, तो पोप भी कुछ ऐसे निर्णय निकाल रहे थे या जो कुछ ऐसे रूल्स बना रहे थे जो कि वहाँ की जनता को मानने के लिए बाधित कर रहे थे, तो उसको भी एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों को समझ आई, पुनर्जागरण आया, तो लोगों ने चीज़ें पढ़ी समझी, तो डेमोक्रेटिक रूल फॉर्म होने लगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स फॉर्म होने लगी। तो वहाँ पे फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम आने लगा या फिर कहीं रिपब्लिकन सिस्टम आने लगा, तो फिर सरकारें बनने लगीं, तो फिर सरकार द्वारा रूल्स बनाए जाने लगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी हम समझ रहे हैं कि हिस्ट्री और नामकरण से भी हमको समझ में आ रहा है कि जो संविधान जो है बेसिकली रूल्स और रेगुलेशंस का ही एक पर्यायवाची समझ लो या उसका एक अर्थ समझ लो कि रूल्स एंड रेगुलेशन को ही हम एक प्रकार से संविधान का दर्जा दे रहे हैं कि किस तरीके से हमको रूल करना है और क्या चीज़ हमारे रूल बुक में होनी चाहिए जिससे कि हम देश या कोई भी एक राष्ट्र को जो सुचारू रूप से हम चला पाएँ। फिर हम आगे देखते हैं, तो हम आगे समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट क्या है। तो ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में हम ये समझते हैं कि क्या संविधान को जो है एक ही तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि हमने देख लिया कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही एक प्रकार से संविधान है, या फिर इसके और भी तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यूएस में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पे कोडिफाइड रूप में सारी चीज़ें रखी गई हैं कि एक तरफ जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स में बना के रख दिया गया है। बट वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो यूनाइटेड किंगडम में ऐसा नहीं है, वहाँ तो कोई बुक नहीं है, वहाँ पे कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बट वहाँ पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर जो संविधान जिसको हम बोला जाए तो वो डे बाय डे की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, उससे हमारा संविधान उनका वहाँ कानून चल रहा है, तो क्या उसको संविधान बोलना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है कि आप रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दोनों ही हेल्पफुल होते हैं कि एक कंट्री को सही रूप से चलाने के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा तभी आप चला पाएंगे, बट यहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए, होगा तब भी आप जो है देश चला सकते हैं। कि बेसिक देखो वही बात होगी कि यहाँ पे एक रूल होने चाहिए कि फंडामेंटल कुछ रूल्स बनने चाहिए जिससे कि हम समझ सकें कि नहीं ये चीज़ हमारे लिए बेसिक नीड है, इसको हम सबसे पहले इम्प्लीमेंट करें या इसके बाद हम ये, तो क्रोनोलॉजिकल वे में कुछ रूल्स होने चाहिए कि हमको पता होना चाहिए कि हमको किस तरीके से रूल बनाने हैं या फिर हमको शासन करना है। तो संविधान केवल एक रिटन ही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाएगा, बट अनरिटन या और भी किसी फॉर्म में अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको भी हम एक संविधान के दायरे में हम रख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, तो आगे हम समझते हैं कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमको संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इतना संविधान हमारे लिए ज़रूरी क्यों हो गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है अलाउस कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझो कि हम समाज में रह रहे हैं, तो समाज में जो है हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके के व्यक्ति हैं। हर तरीके के व्यक्ति का मतलब ये है कि वहाँ पे उसके कुछ रिलीजियस व्यूज़ होंगे, कुछ उसका सोसाइटी में कुछ अलग सोसाइटी होगा, उसका कल्चर अलग होगा, उसका रहने खाने पीने का उसका जो है खाने पीने में उसके विविधता होगी या वो उसके पहनावे में विविधता होगी। तो हर तरीके से यहाँ पे लोग रह रहे हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि सबकी अलग अलग इंटरेस्ट हैं और अपनी अपनी धार्मिक भावनाएं मान्यताएं होती हैं, तो इसी में जो है एकता बनाना जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर कोई मतलब इसको तोड़ेगा ना, तो यहाँ पे एक ऐसे प्रोविज़न दिए हुए हैं, अगर इसको कोई तोड़ता है तो इसमें पनिशमेंट के भी रूल हैं कि इस तरीके से ना कानून, जैसे मान लो कि मैं कोई व्यू रखता हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही व्यू सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर सामने वाला व्यक्ति या आपका कोई व्यू होता है तो उसकी भी उतनी इम्पोर्टेंस है जितनी मेरी व्यू की इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे कोई किसी पे हावी ना हो जाए या कुछ ऐसे हार्मफुल या फिर कुछ ऐसे एक्ट ना कर दे जिससे कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे आघात पहुँचे या उसको चोट पहुँचे। तो इस तरीके से यहाँ पे लॉज बनाए गए या कुछ प्रोविजंस दिए गए जो पनिशमेंट देते हैं कि अगर कोई ऐसा कानून या कोई काम करता है तो। फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसमें देख रहे हैं कि कानून कौन बनाएगा यहाँ पे, कि हु मेक द डिसीजन इन सोसाइटी। तो यहाँ पे ये समझ रहे थे वो कानून जो कई प्रकार से बनते हैं कि कई जगह मोनार्की है जहाँ पे राज्य जो है राजा जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जैसे सोवियत संघ था, वहाँ पे क्या था कि सिंगल पार्टी रूल था,
तो वहाँ पे सिंगल पार्टी वहाँ पे कानून बना रही थी। और उसी की जगह अगर देखें तो भारत में बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो यहाँ पे जो है संसद के द्वारा कानून बन रहे हैं कि संसद में सत्ता पक्ष बैठी है और विपक्ष बैठे हैं, तो सब मिलके यहाँ पे कानून बना रहे हैं। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये डिफ़ाइन करता है कि यहाँ पे किस तरीके का शासन प्रणाली है और यहाँ पे रूल कौन बना रहा है। इसी के बाद हम बात करें तो सरकार को निरंकुश होने से बचाती है ये, कि किस तरीके से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास पावर आ गई और हम उसको रूल बनाने की शक्ति है उसके पास, तो वो ऐसे कानून ना बन जाएं कि नागरिकों का व्यक्तिगत जीवन में बाधा उत्पन्न होने लगे। अब जैसे कि सरकार ऐसे कुछ कानून बना दे कि आप किसी धर्म को लेकर कोई ऐसा कानून ना बना दे, या आपके घूमने फिरने पे कोई ऐसा कानून ना बना दे कि आप यहाँ नहीं जा सकते, या इस तरीके का कपड़ा नहीं पहन सकते। तो इससे क्या होगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होगा, व्यक्तिगत उसकी स्वतंत्रता पे आघात पहुंचेगा। तो वो फ्री तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाएगा किसी राज्य में, और वो अपने नैतिक विकास को या एक अच्छी डायरेक्शन में अपने आप को नहीं ले जा पाएगा। तो इसलिए जो है इसके लिए हमको फंडामेंटल राइट्स दिए गए कि हम इस तरीके से जो गवर्नमेंट जो है एब्सोल्यूट ना हो जाए, निरंकुशता की तरफ ना बढ़ जाए। तो उसके लिए हमको अधिकारों की प्राप्ति हुई कि हम इसका यूज़ जो है गवर्नमेंट के विरुद्ध कर सकते हैं, और इस पे मतलब रिस्ट्रिक्शन भी लगेगा जैसे हमने पहले बात करी है। बट यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट जो है एब्सोल्यूट ना हो जाए, इसलिए वहाँ पे हमने फंडामेंटल राइट्स का भी प्रयोग किया है। फिर आगे देखते हैं कि इसका जो काम है गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये प्रोवाइड कराता है कि गवर्नमेंट जो है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे, ऐसे समाज का स्थापना करे जिससे कि सभी जो है नागरिक जो हैं वो एक स्वतंत्रता प्राप्त करें और नैतिक विकास की तरफ बढ़ें, जिसका हम इस्तेमाल देख रहे हैं कि जैसे DPSP आया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ आया, जो ये दिखाता है कि किस तरीके से हम नियम बनाएंगे, गवर्नमेंट नियम बनाएगी और कैसे नियमों का संचालन वो करेगी। तो इससे एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा समाज में कि जो यूनिटी क्रिएट करेगा, जो दूसरे के विचारों को समझेगा, और एक हेल्दी इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है कि कल्याणकारी राज्य के निर्माण के बाद हम ये देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे टेरिटरी को भी डिफ़ाइन करता है कि एक पॉलिटिकल टेरिटरी क्या हो सकती है, उसकी बाउंड्रीज़ क्या हो सकती हैं, और उसकी बाउंड्रीज़ में किस तरीके के जोग्राफिकल लोकेशन या फीचर्स आ सकते हैं। अब जैसे भारतीय संविधान की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज़ और राज्य के जो है नागरिकों के बारे में बात करी गई है। तो एक वेल डिफाइंड यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं कि हमारा जो है भारत का जो है पॉलिटिकल जो क्षेत्र है वो क्या होने वाला है, उसमें कितने राज्य जा रहे हैं और कितने संघ का इसमें वर्णन है। तो इससे हमें क्या क्लियर पिक्चर मिलती है कि हम ये समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र की संप्रभुता क्या है, उसका कार्यक्षेत्र क्या है, उसके सीमाएं कितनी हैं, कि यहाँ तक इसके बाद जो है उसका टेरिटरी लागू हो जा रही है। तो इस तरीके के भी जो प्रोविजन जो है वो संविधान हमको प्रोवाइड कराता है। जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर एंड डिफाइन द नेचर एंड अथॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी। यहाँ पे क्या है कि अगर आपको किसी भी देश की पॉलिटिकल कम्युनिटी के बारे में समझना है कि उसका नेचर क्या है, कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, या उस पर रूल करने वाली शासन प्रणाली किस तरीके की है, तो वहाँ पे क्या है कि इसका नेचर भी हम संविधान से समझ सकते हैं कि वहाँ के नेचर को समझने के लिए संविधान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमको बहुत बेसिक रूल प्रोवाइड करा रहा है जिससे कि गवर्नमेंट जो है निरंकुश ना हो जाए, नागरिकों का नैतिक विकास हो, उसके जो है टेरिटरी डिफाइंड हो जाए और हमें उसके नेचर के बारे में पता चल जाए। अब आगे बढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ बेसिकली 6 टाइप्स हैं जो संविधान के पार्ट को समझते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन, फ्लेक्सिबल, रिजिड, यूनिटरी, फेडरल, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन, प्रेसिडेंशियल, मोनार्कियल, इस तरीके के हैं। इसको अब एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो लिखित रूप में चीज़ों का वर्णन करता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें जो हैं एक डॉक्यूमेंट के रूप में होती हैं या एक फ़ाइल के रूप में सबमिट होती हैं, जिसमें कि सारा एक तरफ ही जो है एक ही जगह जहाँ पे सारे नियमों का संकलन किया गया है। अब देखो ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली USA में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में भी इसका चलन है कि यहाँ पे जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। वहीं अगर बात करें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिखित वे में नहीं है। यहाँ पे कोई भी चीज़ें जो है कोडिफाइड रूप में नहीं है, बट यहाँ पे क्या है कि जो डे बाई डे की प्रोसीडिंग्स हो रही है, जो कानून बन रहे हैं या जो वहाँ के ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं या जो वैल्यूज़ हैं, उनको बना के जो है एक संविधान का निर्माण हो रहा है। तो वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है, पर्टिकुलर रूल बुक नहीं होती है जो कि ये डिफ़ाइन कर दे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है।
बट यहाँ पे इसमें क्या है कि कनाडा, चाइना, इजराइल, न्यूजीलैंड, यूके, सऊदी अरेबिया, ये सब जो है एक एग्जांपल है जहाँ पे आलेखित संविधान दिया गया है। फ्लेक्सिबल और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो देखो ये जो है, ये दोनों पार्ट जो है ये अमेंडेबिलिटी को दिखाते हैं कि किस तरीके से अमेंडमेंट हो सकता है। अब अगर देखो यहाँ पे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि हम जानते हैं भारतीय संविधान में अगर हम समझें तो 368 में अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में बात करी है। तो यहाँ पे कुछ प्रोविज़न ऐसे दिए गए हैं जो सिंपल मेजोरिटी से अमेंड किया जा सकते हैं, जो कि आसानी से हो सकते हैं, बट कुछ प्रोविज़न्स ऐसे हैं जो विशेष बहुमत या फिर स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड किए जा सकते हैं, जिसको करना थोड़ा टफ होता है। तो यहाँ पे क्या है कि फ्लेक्सिबल और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंडेबिलिटी प्रोसीजर के बारे में बात करता है। तो जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो इजीली अमेंड किया जा सकता है, उसको करने के लिए ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होती है। अब जैसे कि यूके में, तो वहाँ पे कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, बट क्या होता है कि जैसे कोई एग्जिस्टिंग लॉ है उसको अगर ओवरकम करना है तो नया लॉ आ गया, या कुछ ऐसा लॉ बन गया जिसने प्रीवियस लॉ को जो है ओवरकम कर दिया। तो इस तरीके से क्या है कि वहाँ पे जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल है। बट वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो है जिसको अमेंड करना थोड़ा सा टफ होता है कि किस तरीके से जो है हम इसको अमेंड करें। तो यहाँ पे यूएस और ऑस्ट्रेलिया में जो इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिजिड फॉर्म में कहा जा सकता है, और इसको अमेंड करना थोड़ा सा टफ होता है। प्रोसीजर इसका टफ होता है, बाकी ऐसा नहीं है अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, बट प्रोसीजर थोड़ा सा टफ माना गया है। वहीं अगर यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये बेसिकली जो है सेंट्रलाइज पावर के बारे में बात कर रहा है कि किसी भी देश का शासन जो है कितना सेंट्रलाइज्ड है और कितना जो है इसमें सेपरेशन ऑफ पावर हमें देखने को मिल रही है। तो वहीं अगर यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जितनी भी पावर है वो एक सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। स्टेट को कोई रोल नहीं है, स्टेट का कोई उसके पास अथॉरिटी नहीं होती है, ना वो कोई रूल कर सकता है अपने तरीके से। यहाँ पे केवल सेंटर ही जो है वो रूल करेगी। बट वहीं अगर फेडरल की बात करें तो यहाँ पे एक प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर हमको देखने को मिलता है कि सेंटर पे एक गवर्नमेंट बैठी है जो केंद्र के सारे विषय देख रही है, फिर नीचे आएंगे तो स्टेट को भी उतनी अथॉरिटी है जो एक स्टेट में अपना रूल एंड रेगुलेशन चलाए, फिर उसके नीचे भी लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं जो न्यायपालिका है, वो जो पंचायती राज सिस्टम है, तो वो भी अपने तरीके से रूल कर रही हैं। अब जैसे भारत में क्या है कि भारत में शेड्यूल में जो लिस्ट दी हुई हैं राज्य सूची, केंद्र सूची, तो उसमें डिफाइंड है कि किसके क्या काम है। तो सेंट्रल लिस्ट में केंद्र सरकार के कामों का वर्णन किया गया है, स्टेट लिस्ट में जो है राज्य सरकार के कामों का वर्णन किया गया है। वहीं अगर देखें तो कुछ काम ऐसे हैं जो दोनों में नहीं डिफाइंड है, तो उसको जो है हमने समवर्ती सूची में रख दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि काम का बंटवारा बहुत अच्छे तरीके से किया गया है कि कौन क्या काम करने वाला है। तो इसलिए हमको ये समझ में आता है कि संविधान जो है किस तरीके से काम करेगा। अब अगर बात करें तो भारत की बात करें तो भारत जो है बेसिकली उसको एक बीच का बोला जा सकता है, ना भारत पूरी तरीके से यूनिटरी है, ना भारत पूरी तरीके से फेडरल है। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं भारत में जो यूनिटरी फीचर्स को दिखाते हैं, बट कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो फेडरल। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि दोनों का मिश्रण जो है हमारा भारतीय संविधान कहा जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे समझते हैं कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो डेमोक्रेसी इज़ अ रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो ये बहुत फेमस कोट है अब्राहम लिंकन की। वो कहता है कि डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र जो है वो लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के ऊपर शासन है। तो यहाँ पे क्या है कि डेमोक्रेसी बेसिकली हमको ये दिखाती है कि किस तरीके से सिटीजन्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए सरकार बनाने में या रूल्स फॉर्म करने में। अगर वो इसको खुद स्वयं अपने आप कर रही है तो उसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कह रहे हैं, या फिर कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव बना के, अपने प्रतिनिधि बना के जो है वो इलेक्ट करके भेजती है, जो कानून बनाते हैं। तो वहाँ पे जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात हो रही है। तो इसीलिए देखा जाए तो ये सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच जो है ये दिखाता है कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच होती है कि सिटीजन्स का जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है रूल्स मेकिंग में, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में और वहाँ की गवर्नमेंट फॉर्म करने में। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स की तरफ थोड़ा टिल्ट रहता है। फिर अगर बात करें रिपब्लिकन और मोनार्किल कॉन्स्टिट्यूशन की, तो रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जहाँ पे एक इलेक्टेड हेड होता है जिसको बेसिकली एक यूजुअली टर्म में जो है हम लोग राष्ट्रपति बोल सकते हैं, तो उसके हाथ में सारी पावर हो जाती हैं और वो उसके फिक्स टर्म के लिए होता है। वहाँ पे उसको रूल बनाने की अथॉरिटी होती है, वो सारे रूल्स बना सकता है और उसको प्रोवाइड करा सकता है, उसको लागू करवा सकता है। बट वहीं अगर दूसरी तरफ मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र, तो राजा का शासन।
अब राजा जो है क्या करता है कि राजा है किसी देश में, तो वो क्या करेगा, अपने किसी बेटे को उत्तराधिकारी बना देगा। अब उसका बेटा जो है रूल करेगा, फिर उसके बेटे के बाद वो अपने किसी बेटे को या किसी संबंधी को वो जो है वो उत्तराधिकारी घोषित कर देगा। तो इससे क्या हो रहा है कि जितनी शासन की जितनी भी शक्ति है वो एक परिवार में घूम रही है। इसके बाद कोई है नहीं, बाहर से कोई व्यक्ति शासन नहीं कर सकता है। तो पारिवारिक शासन व्यवस्था जो है वो बेसिकली पूरा राजतंत्र मानी गई। तो राजतंत्र में क्या हो रहा है कि राजा जो है वो अपने गवर्नमेंट के लिए या अपनी प्रजा के लिए रूल्स बना रहा है, रेगुलेशन बना रहा है, जो कि वहाँ के लोग मान रहे हैं। तो ये एग्जांपल देखो, ये सऊदी अरेबिया में इस तरीके का है, वेटिकन सिटी में इस तरीके का रूल है, ओमान में, यूएई में। तो ये सब कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अभी भी राजतंत्र चल रहा है, यहाँ पे राजा जो है उसका परिवार जो है वो रूल कर रहा है और वो संविधान बना रहा है या शासन प्रणाली को चला रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे हम समझते हैं कि प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि इसमें एक एग्जीक्यूटिव जो पावर होती है कानून बनाने की, एग्जीक्यूटिव पावर्स जितनी भी होती हैं वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती हैं, और ये जो है राज्य का हेड होता है। अब देखो, ये राष्ट्रपति जो है या तो वो खुद डायरेक्टली रूल करे या फिर वो अपने किसी प्रतिनिधि के रूप में अपना काम करा सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि रियल हेड जो है वो राष्ट्रपति को माना गया है। बट अगर उसके बाद हम प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है पार्लियामेंट बना रही है। अब हमारे भारतीय संविधान में क्या है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे देश में। तो यहाँ पे पार्लियामेंट में क्या है कि सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है। तो जो सत्ता पक्ष का जो सदन का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री कहलाता है। तो जितनी भी पावर्स होती हैं वहाँ पे सारी पावर जो है, रियल जो हेड होता है बेसिकली कहा जाए तो वो प्राइम मिनिस्टर को हम मान सकते हैं कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती हैं। और जो यहाँ पे जो हमारे देश में राष्ट्रपति जो है नॉमिनल हेड के रूप में माना गया है। तो सारे जो काम हैं वो काम हो रहे हैं राष्ट्रपति के नाम से, बट एक्चुअली में पावर किसके हाथ में है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट के हाथ में होगी, पार्लियामेंट में जो है पार्लियामेंट के हाथ में होगी, जिसको हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से पीएम प्राइम मिनिस्टर के हाथ में सारी पावर्स हम मान सकते हैं। फिर आगे देखें तो आगे हम समझेंगे कि भारतीय संविधान क्या है। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया कि जब हमारा भारतीय संविधान बन रहा था तो इसको हमारे जो संविधान सभा में जो लोग थे उन्होंने कई देशों का संविधान पढ़ा और 2 साल, लगभग 2 साल 11 महीने के आसपास समय लगा बनने में। तो इस इतने टाइम पीरियड में कई देशों का संविधान पढ़ा गया, समझा गया, और उसमें से जो विशेष चीज़ें थीं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थीं जो हमारे संविधान में लानी चाहिए थी, तो वो हमारे संविधान में लाई गई। तो कई देशों के संविधान पढ़ने के बाद हम ये समझते हैं कि हर जगह कहीं ना कुछ विशेषताएं रही होंगी। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे संविधान सभा में जो संविधानों को पढ़ा गया तो किस किस विशेषताओं को वरीयता दी गई जिसको हमारे संविधान में रखा गया। तो फीचर्स में तो हम इसको डिटेल में देखेंगे, बट अभी हम ये समझते हैं कि भारतीय संविधान का क्या नेचर है। तो ये एक तो सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो है रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के द्वारा, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा का दर्जा दिया, उसके द्वारा बनाया गया है। तो हमारे भारतीय संविधान में लगभग हर चीज़ों पे बात करी गई है। यहाँ पे भारत के टेरिटरी के बारे में बात करी गई है, यहाँ पे नागरिकों के बारे में बात करी गई, मूल अधिकारों के बारे में बात हुई है, डीपीएसपी हो गया, और गवर्नमेंट्स के ऊपर बात करी गई है कि कितने तरीके की गवर्नमेंट्स यहाँ पे बनेंगी, या फिर सेपरेशन ऑफ पावर क्या होगा, और सेवरल पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात करी गई है। फिर हमने यहाँ देखा है कि यहाँ की इसकी संप्रभुता के बारे में, यहाँ पे डेमोक्रेसी के बारे में, समाजवाद के बारे में, सेकुलर के बारे में बात करी गई। हालांकि ये सब चीज़ें डिटेल में करेंगे कि ये डेमोक्रेसी क्या होती है, सोवरेनिटी क्या होती है, सोशलिस्ट क्या होते हैं, सेकुलर क्या होते हैं, सेकुलर स्टेट क्या है, भारत एक सेकुलर स्टेट है कि नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे लगभग हर चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करी गई है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं तो संविधान एक्चुअली में अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने समझ लिया पूरा सब चीज़ समझ ली कि संविधान का अर्थ क्या हो गया, संविधान के पार्ट क्या हो गए, कि भारतीय संविधान किस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि संविधान जो है बेसिकली डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रोवाइड करा रहा है, और जिससे कि नैतिक विकास हो सके। अगर नैतिक विकास नहीं होगा ना तो नागरिक भी एक स्वतंत्रता का जो है को महसूस नहीं करेंगे, और उनके नैतिक विकास में बाधा होगी। अगर उनको अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त होगी, या उनके कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शन लगेंगे उनके ऊपर, या कुछ रोक टोक ऐसी लग जाएगी जिससे कि वो अपने काम को सही तरीके से नहीं संचालित कर पा रहे हैं, तो वो देश का विकास कैसे हो पाएगा। अब अगर हम सही ढंग से पढ़ेंगे, हमारा नैतिक विकास होगा, हमारे
मानसिक विकास होगा और हमको फ्रीडम मिलेगी अपने तरीके से काम करने की, सोचने की, तो इससे क्या होगा कि हम देश के काम आ पाएंगे और हम देश को एक आगे अलग तरीके से ले जा पाएंगे और एक अलग ऊंचाइयों पे हम पहुंचा सकते हैं देश को। अगर यही रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे तो ये चीज़ बड़ी हार्मफुल हो जाएगी किसी भी नागरिक के लिए या देश के लिए कि उसका नागरिक जो है स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहा है। फिर वहीं दूसरी चीज़ देखें तो यहाँ पे जो है किसी भी स्टेट का जो नेचर है वो हम समझ सकते हैं कि संविधान जो है हमको प्रोवाइड करा सकता है। जैसे कि हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ पे किस तरीके का रूल हो रहा है, पार्टी कैसी है वहाँ की, गवर्नमेंट कैसी फॉर्म हो रही है, वहाँ पे रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन है कि वहाँ पे अभी भी राजशाही चल रही है या वहाँ पे अभी डेमोक्रेसी का रूल है। तो इस तरीके के जितने भी नेचर हो सकते हैं कि हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी देश का जो नेचर होगा वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराएगा। तो इस तरीके से हमने समझा कि संविधान जो है बेसिकली रूल बुक है और ये हमको सारे बेसिक जो है फीचर्स प्रोवाइड करा रही है जो कि किसी भी देश को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। बाकी इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो मैं इस टेलीग्राम पे इसको प्रोवाइड करा दूँगा, आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। बाकी ये इंस्टाग्राम का लिंक है और ये यूट्यूब का लिंक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाकी आज के लिए इतना ही और थैंक यू सो मच, बाय।